जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक का डिस्कशन कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। 5वां सवाल हमें आज करना है। 5वां, 6ठा, 7वां 3 क्वेश्चन करने के बाद में हम सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सरसाइज 3.2 पर, जहाँ आज हम एक और नया मेथड सीखेंगे। किसका? लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने का। क्लियर है नहीं? अब इधर ध्यान से देखेंगे भाई। 5वां क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, किताबों में देखो भाई, अपनी बात नहीं। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। एक आयताकार बाग है कोई, और क्वेश्चन कह रहा है हुज लेंथ, जिसकी लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से, हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन, लंबाई 4 ज़्यादा है इसकी चौड़ाई से। तो क्वेश्चन कह रहा है इज 30, और इसका जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 है, तो इसकी डायमेंशन बतानी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आयत है यानी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल तो इसी हिसाब से बनेगा ना। रेक्टेंगल में कितनी डायमेंशन होती है? 2। एक होती है लेंथ होती है, और एक होती है ब्रेथ, ठीक है। ये 2 ही तो डायमेंशन होती हैं। तो हम मान लेंगे अपना क्वेश्चन, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन। गार्डन की लेंथ हमने कितनी मान ली? x मान ले, x मीटर। हिंदी में से बोलेंगे माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x मीटर, तथा यानी एंड, लंबाई अगर इतनी है तो विड्थ इसकी कितनी हो जानी है, एंड विड्थ ऑफ द गार्डन, विड्थ कितनी हो जानी है, 22 मीटर। बात क्लियर है? अब जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को लगाओ, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। पहली कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि, क्वेश्चन कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है, 22, ठीक है। और चौड़ाई अगर 22 है तो जो इसकी, एक मिनट रुक जाओ, तो हिंदी वाली किताब दिखाना था। देखो क्वेश्चन कह रहा है इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कहाँ पर है, ये x जो है वो इसकी चौड़ाई कितनी है, 22, इससे भी 4 ज़्यादा है। पहली इक्वेशन बन गई? नहीं समझ में आई ये बात क्लियर है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या कहना चाह रहा है, सेकेंड कंडीशन देखो। सेकेंड कंडीशन में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसका जो हाफ पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर कितना है, 36। हाफ पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ अर्ध परिमाप। अब आयत का परिमाप कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। अब अगर आधा करना है तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, खाली x प्लस वाई ही तो बचने वाला है। तो आयत का जो अर्ध परिमाप है वो x प्लस वाई बचेगा, और वो कितना हो जाना है, 36, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर है? इसको अगर मैं पहली इक्वेशन को थोड़ा और सही करके लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे बना लो। बाई को इधर था, बाई को हम उठा करके इधर ले आए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि जो इक्वेशन हमारी बन करके आई हैं, इन इक्वेशन से हमें पॉइंट निकालने हैं, और पॉइंट निकालने के बाद में ग्राफ बना देना, वही हमारा आंसर होगा। अब ध्यान से देखना भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन से हम अपनी बात करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, हाँ या ना। इफ़ x इक्वल टू 0, अगर हम x को 0 ले लें तो y हमारा कितना हो जाना है, बताओ तो, माइनस वाई इक्वल टू 4 आएगा, और यहाँ से y की वैल्यू -4 आ जाएगी। बात क्लियर हो गई? दूसरी कंडीशन, इफ़ y इक्वल टू 0,
अगर बाई 0 ले लेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो यहाँ से बाई x की वैल्यू कितनी आ जानी है, 4 आ जानी है। यानी पहला पॉइंट हमारे पास में पहली लाइन के 2 पॉइंट निकल करके आए, कौन कौन से, x और बाई। जब x 0 था तो बाई माइनस 4, जब बाई 0 है x 4। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इक्वेशन नंबर दूसरी पकड़ो। दूसरी इक्वेशन को जब हम पकड़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से समझना भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन किधर गई, ये x प्लस बाई इक्वल टू 36, यही तो है, ठीक है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इफ़ x इक्वल टू, अब देखो अगर मैं x इक्वल टू 0 मान लूँ तो बाई की वैल्यू 36 आएगी, बाई 0 मान लूँ तो x की वैल्यू 36 आएगी। तो हम कुछ ऐसा माने जिससे ये वैल्यू थोड़ी हमें कम मिले, x और बाई की वैल्यू कम मिले। जैसे क्या, अगर मैं सीधे सीधे x की वैल्यू 20 मान के चलूँ थोड़ी देर के लिए, तो बाई कितना हो जाना है, बाई हो जाएगा, x की जगह 20 रखोगे प्लस बाई बराबर 36, तो यहाँ से ये बाई उधर जाएगा 36 माइनस 20, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर हमें क्या करना है, बाई मानना है, तो बाई बराबर मैं कितना मान लूँ, 24 मान लूँ। तो बाई अगर 24 मानोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 24 बराबर 36, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जानी है, x की वैल्यू आ जानी है 36 माइनस 24, x इक्वल टू आ जाएगा 12। बात क्लियर है। यहाँ से जो पॉइंट हमारे पास बन करके आएगा वो कौन सा बन करके आएगा, x बाई, x इक्वल टू 20 था तो बाई 16 है, और बाई जब 24 है तो x कितना है, 12। इक्वेशन बना ली, इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब हमारा काम क्या बच रहा है, ग्राफ बनाना। अब ग्राफ बना लो भाई। ग्राफ जब बनाओगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये है x, ये है बाई, ठीक। 4 4 के पेयर लेता हूँ मैं, सुनो ध्यान से। वैसे हमारा ग्राफ क्या रहता है, ये तो ओरिजिन है, मूल बिंदु। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 चलता है, लेकिन मैं 1 2 3 4 ना करके क्या करता हूँ, मैं सीधे सीधे ऐसे करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 4 4 के गैप से पॉइंट ले रहा हूँ। तो 4 8 12 16 20 24, ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड रहता है कि हम एक खाने में कितने गैपिंग ले रहे हैं। 10 10 ले लो, 20 20 ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना है, 4 8 12 16 20 24। इधर ले लो 1 2 3 4, यहाँ ज़्यादा नहीं है तो -4 -8 -12 -16, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, x डैश, ठीक है। बाई डैश पे हम ले लेंगे तो बाई डैश कितना है, 1 2 3 4, यानी -4 -8 -12 -16। अब पॉइंट बनाओ अपना। पहला पॉइंट क्या है, x 0 है तो बाई -4 है। देखो x 0 बाई -4, यानी ये पहला पॉइंट मिल गया। x 4 है बाई 0 है, x 4 है बाई 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0, -4, और ये वाला पॉइंट है 4, 0। बात क्लियर। तो इससे लाइन जाएगी, ये देखो लाइन यहाँ से चली गई सीधे। बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई, ये लाइन आगे बढ़ती। और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है x माइनस बाई इक्वल टू 4 वाली लाइन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट लाइन पे पॉइंट बनाओ भाई। x 20 है तो बाई 16 है, x 20 चलो तो यहाँ पर आओगे, बाई 16 है तो 16 यहाँ पर आओगे, यानी ये इस पॉइंट पर, यहाँ पर कहीं पे मिलेगा 20, 16। बात क्लियर। फिर है x 12 तो बाई 24, x है 12 और बाई कितना है 24, यहीं पर तो है बाई 24 मिलेगा यहाँ पे। ये x 12 है बाई 24। अब इनको कट कर लो, जब इनको ऐसे करके मिलाओगे ये, तो ये किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट पर मिलेंगे दोनों। ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, x है 12 बाई है 24, और ये जो पॉइंट इनका निकल करके आया ये वाला, ये पॉइंट होगा सॉल्यूशन पॉइंट, हाँ या ना, क्योंकि यहीं पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो कितने हैं, x पर कितना मिल रहा है, ग्राफ होता तो क्लियर वैल्यू आती है। x पर कितना मिल रहा है, x पर तुम्हारा मिलेगा, यहीं से मैं डायरेक्ट देख ले रहा हूँ कितना मिलेगा, x -4 इक्वल टू बाई, और x प्लस बाई बराबर 36, तो यहाँ से 2x बराबर 40, तो x की वैल्यू 20 आनी चाहिए। x पर कितने, x को कितने पे मिलेगा, 20 पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 20, और बाई को कितने पे मिलेगा, 16 पे, बाई का हो जाएगा 16। ये पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट आए। अब तुम्हें तो लग रहा होगा कि यार बाई पे अगर हम ऐसे करके चलेंगे ये इस तरीके से, तो 16 पे तो मिला नहीं, x पे चले तो हमारा किस पे,
इस पे तो मिला नहीं, तो वो बात अलग है, इस पे इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि ये अगर ग्राफ होता तो लाइनें बिल्कुल उसी पॉइंट से गुजरती। अब हम सीधे कोई प्लेन पे ग्राफ बना रहे हैं तो लाइन तो ऊपर नीचे जाएगी, तो ये इस तरीके से हमारा काम आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई 20, y की वैल्यू 16, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस द लेंथ हमारी कितनी निकल करके आई 20 मीटर एंड विड्थ कितनी निकल करके आई भाई 16 मीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब यही सवाल आज जब हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उससे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला है। अगर एलिमिनेशन मेथड हम सीख गए तो हमें ये बनाया और ये बनाया, इसके जस्ट बाद यहीं पे आंसर आ जाता। अगर एलिमिनेशन मेथड से मैं इस क्वेश्चन को करता तो इतना काम करना ही नहीं पड़ता, सीधे सीधे इक्वेशन बना करके 2 लाइनें और लिखनी पड़ती, आंसर आ जाता। ठीक है नहीं ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड सबसे बड़ा मेथड होता है। यहाँ पहले इक्वेशन बनाओ, फिर पॉइंट्स फाइंड आउट करो, फिर उनको ग्राफ पे बनाओ, तो ये काम टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए जो आगे वाले मेथड हैं वो थोड़े आसान होते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और आंसर मैच करो तो यार यही आ रहा है क्या, यही है ना, x 20 22 16। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं, लिखना है क्या? लिख लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे भाई, ठीक है, पेपर में आने वाला सवाल है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो। तुमको एक इक्वेशन है, इसने खुद दी हुई है, कौन सी है, 2x + 3y - 8 = 0, ये तुम्हें को दी है क्वेश्चन ने। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार में तुम कोई एक ऐसी इक्वेशन लिखो अपने आप से जो इससे इंटरसेक्ट, यानी इसकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। मतलब अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो मैं ऐसी इक्वेशन अपने आप बनाऊंगा जो वो वाली कंडीशन बन जाए। तो देखो 2x + 3y, इन दोनों को ही तो बराबर नहीं करना होता है, तो मान के चलो मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, 3x + 2y - 7 = 0। अब इस इक्वेशन में तुम लिख लो a1/a2 कितना है 2/3 और b1/b2 कितना है 3/2। तो सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए क्या कर देंगे हम, द लाइन इज, कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, बात खत्म, आंसर हो गया। मतलब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम कोई भी इक्वेशन लिखो, कोई फर्क वाली बात नहीं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है क्या, पैरेलल लाइन। अगर हमें अब पैरेलल, इसके पैरेलल लाइन, ये तो इक्वेशन हमको गिवन इक्वेशन है भाई, पहली वाली इक्वेशन जो है ये क्वेश्चन ने दी हुई है। अब इसके पैरेलल इक्वेशन हमको बनानी है, तो पैरेलल में कंडीशन क्या होती है, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैं कौन सी इक्वेशन बनाऊंगा, आया नहीं, हम खुद मान रहे हैं ना। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन के एक इक्वेशन तुम्हें दी है, तो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जो इससे इंटरसेक्ट करे। तो हमने कहा अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये वाली कंडीशन बनानी चाहिए। तो ये कंडीशन तभी बनेगी जब मैं यहाँ पर कुछ अलग कर दूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें 3x + 2y नहीं लेना है मत लो, तुम यहाँ 5x ले लो, यहाँ 7y ले लो, तुम यहाँ 9x ले लो, यहाँ 15y ले लो। मतलब ये कंडीशन बने, बाकी इक्वेशन कोई भी हो। अब हमें पैरेलल लेनी है, तो पैरेलल में ये आपस में बराबर होने चाहिए। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो मैं इक्वेशन इस बार क्या मानूंगा, कौन सी इक्वेशन मान लूँ, मैं मानूंगा कि 2x + 3y - 9 = 0। ये मैंने मान ली। अब दी हुई इक्वेशन ये है, हमने ये मानी। अब निकालो तो जरा, a1/a2 कितना आएगा 2/2 यानी कि 1, b1/b2 कितना आएगा 3/3 = 1 और c1/c2 कितना आएगा -8/9, बोले तो 8/9। तो तुम खुद सोचो, a1/a2 इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यानी b1/b2 के तो बराबर आया, लेकिन क्या ये c1/c2 के बराबर आया, नहीं आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएगा भाई। नहीं समझ पा रहे हो बात, नहीं क्या जी, ये एक बार फिर से रिपीट कर दूं। देखो एक इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, तुम्हें इसके पैरेलल इक्वेशन बनानी है।
ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसकी लाइन इस लाइन के पैरेलल हो। तो पैरेलल वाली कंडीशन तो यही होती है, मतलब तुम्हें ऐसी इक्वेशन बनानी है जो जिसका a1 और उसका a2 उनका रेशियो, इसके b1 और उसके b2 का रेशियो तो आपस में आ जाए बराबर, और c1 c2 का रेशियो बराबर ना है। तो मैं a1 a2 को a1 b1 a2 b2 को तो बराबर लिख लूंगा क्योंकि मुझे बराबर लाना है, और c1 c2 को बराबर लाना है नहीं, तो मैं c1 और c2 को इस तरह से मानूंगा कि जो बराबर आपस में ना आए। आई बात समझ में? अब देखो थर्ड कंडीशन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक ऐसी इक्वेशन माननी है जो इसके कोइंसिडेंट है। क्या? हाँ, पैरेलल को समांतर देखा है, कल बता दिया था ना, ये सारी हिंदी तो ठीक है। अब हमें ऐसी बनानी है इक्वेशन जो इसके क्या है, कोइंसिडेंट हो। तो कोइंसिडेंट में ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं, तो अगर तीनों रेशियो बराबर हैं तो चाहो तो यही इक्वेशन मान लो, चाहो तो इसके डबल वाली मान लो। डबल वाली देखो कैसे मानेंगे, 2 का 2 गुना कितना होता है 4x, 3 का कितना होता है 6y, 8 का कितना है तो 16 बराबर 0। अब यहाँ से क्या निकाल दो, a1 अपॉन a2 यानी 2/4, 1/2 आ गया, b1 अपॉन b2 यानी 3/6, 1/2 आ गया। अब उसके बाद में c1 अपॉन c2 -8/-16, 1/2 आ गया। तो सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2, ये इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी, लाइन जो है कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। हाँ या ना भाई? बस ये तो क्वेश्चन अगर पहली बार तो आएगा नहीं पेपर में, अगर आ गया तो समझ लो किस्मत जाग गई है नहीं, इसमें कुछ ऐसा करना पड़ा हमें, बस ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ी ये। और जो लोग कल की क्लास में छुट्टी पे थे उन्हें ये समझना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा कि यार ये चल क्या रहा है नहीं है? तो वो आज वाली वीडियो जब तुम देख लोगे ना तब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि इस तरीके से कहाँ से कहानी चल रही है। क्लियर हुई क्या बात? कर लोगे इस क्वेश्चन को खुद से। अब मैंने तो अपने लिए ये वाली इक्वेशनें मानी है, तुम घर से जब ये क्वेश्चन करोगे तुम कुछ और मानना, तुम्हें तो ये कंडीशन बनानी है ना, तो ऐसा जरूरी थोड़ी तुम यही इक्वेशन मानो यार, कुछ भी मानो, ऐसी इक्वेशन मानो ये कंडीशन बने, बस ऐसी इक्वेशन मानो ये कंडीशन बने, ये कंडीशन बने, बाकी जरूरी नहीं है तुम कोई सी मानो, जो तुम्हें मन करे। हजारों करोड़ों लाखों इक्वेशन दुनिया में हैं तो तुम कोई सी भी मान लो। क्लियर है? अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये लिखना नहीं है भाई, घर से खुद सॉल्व करोगे इसे, हैं। 7वां क्वेश्चन एक बार देख लेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देखो तो। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0, 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. देखो साफ साफ क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, बहुत आसान सवाल है, बातें नहीं करोगे यार आपस में। दो इक्वेशन तुमको क्वेश्चन ने दी है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन तुमको क्वेश्चन ने क्या दी है 2x प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इतनी तो बात क्लियर है। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे करके लिख ले रहा हूँ कि x माइनस वाई तो यहाँ रखो, 1 को उधर ले जाओ तो 1 माइनस का हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ कि 3x माइनस 2y 12 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। कोई यहाँ से दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो तुम खुद सोचो इस इक्वेशन की कोई लाइन होगी, पॉइंट निकालेंगे तो लाइन बनेगी। इस वाली इक्वेशन की भी कोई लाइन होगी, हाँ तो प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं। और इस इक्वेशन की भी 2 पॉइंट निकालोगे तो कोई लाइन बनेगी। देखो इसकी लाइन हम कह रहे हैं ऐसे बन करके आई, इसकी लाइन हम कह रहे हैं ऐसे बन करके आई, और जब तुम अपना ग्राफ बनाओगे तो ये रहा तुम्हारा क्या एक्स एक्सिस है नहीं है। तो ये देखो पहली लाइन दूसरी लाइन और एक्स एक्स, क्या इन तीनों की मदद से एक ट्राइंगल बना नहीं बना? तो जो ट्राइंगल बन करके आ रहा है उस ट्राइंगल के तुमको क्या निकालना है, वर्टिसेक्स निकालना है, यानी उसके शीर्ष निकालना है। ये ए बी सी इनके पॉइंट निकालना है कि ए कौन से पॉइंट पर बन रहा है, बी कौन से पे बन रहा है, सी कौन से पे बन रहा है, बस। तो अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो मतलब इस इक्वेशन से लाइन बनानी पड़ेगी, और लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो पॉइंट निकालो भाई। अब इसके अगर हम 2 पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 हो जाएगा तो माइनस बाई की वैल्यू -1, यानी बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। अब दूसरा काम, इफ बाई इक्वल टू 0, अगर बाई 0 कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी -1। बात क्लियर है? यानी 2 पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से निकल करके आ गए,
x और y, जब x 0 था y 1, और जब y 0 है तो x -1। यहाँ तक की बात क्लियर। अब इस वाली इक्वेशन को देख लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 कौन सी है? इक्वेशन 2 है 3x + 2y = 12। अब फिर वही काम, इफ़ x 0 है तो y कितना हो जाएगा? 0 + 2y = 12। अब देखो 0 का तो ऐड करना कोई मतलब नहीं है, 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू 6। फिर हम काम करेंगे, इफ़ y = 0, अगर y 0 हो जाएगा तो 3x = 12, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यानी दूसरी वाली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स कौन से मिल गए हमें? ये रहा x, ये रहा y। जब x 0 था तो y 6 है, y 0 है, x 4 है। पॉइंट मिल चुके हैं। अब बस पॉइंट से हमें क्या बनाना है? फटाफट ग्राफ बना देना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे अपना, तो देखो कैसे बनेगा ग्राफ। ग्राफ पर जब तुम ये वाला काम करोगे तो तुमको एकदम क्लियर वैल्यू निकल करके आएंगी, ठीक है? x बाई x डैश और y डैश, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक भाई? ये रहा हमारा क्या? ओरिजिन। पहली इक्वेशन का देखो, पहले तो पॉइंट बना लो ग्राफ पे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इतनी की ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ ज़रूरत है सिर्फ एक की, -1 की। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, यानी -1 -2 -3 -4। अब देखो पहला पॉइंट क्या है? जब x 0 है तो y कितना है? 1 है। समझ पा रहे हो मेरी बातें? नहीं समझ पा रहे हो? x है 0, y कितना है? 1। ये पहला पॉइंट मिल गया। x है -1, y है 0, यानी x है -1, सॉरी x है -1 और y है 0। तो एक तो ये वाला पॉइंट है और ये पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट से जब हम लाइन को ऐसे करके खींचेंगे तो इस तरह से लाइन बन जाएगी ये। और ये कौन सी वाली लाइन है? ये लाइन है हमारे पास x - y + 1 = 0, या 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा है भाई? इस पॉइंट का नाम बताओ तो। ये पॉइंट कौन सा है? 0, 1। और ये वाला पॉइंट कौन सा है? -1, 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे लाइन बनाओ। x 0 है, y 6 है, ये रहा x 0, y 6, ये पॉइंट मिल गया। x 4 है, y 0 है, x 4 है, y 0, यानी इनको आपस में मिलाओगे ये, ठीक? ये तो यहाँ ये कौन सा पॉइंट था? x 0, y 6, और ये कौन सा पॉइंट है? 4, 0। और ये कौन सी वाली लाइन हो गई? 3x + 2y - 12 = 0। बात क्लियर है? अब देखो ये तो रहा पहली लाइन, ये रही दूसरी लाइन, और ये रहा x एक्सिस। तो क्या ये देखो ट्राइंगल बन करके आया? ये ट्राइंगल बन करके आया, नहीं आया? ये जो ट्राइंगल बन करके आ रहा है, इस ट्राइंगल के हमको क्या बताने हैं? जो वर्टिसेक्स हैं इसके, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। तो एक वर्टेक्स तो ये निकला A, एक ये निकला B, और एक ये निकला C। यही तो तीनों वर्टेक्स से मिलकर ट्राइंगल बन रहा है। तो देखो ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो इसके वर्टेक्स हैं, कौन कौन से वर्टेक्स हैं? A के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? A के कोऑर्डिनेट अभी हम देख लेंगे। A देखो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? ये x पे 2 है और y पे कितना है? 3। A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3, और B के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 4, 0, और C के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? -1, 0। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। खत्म। वर्टिसेस यही तो होते हैं। वर्टिसेस मतलब शीर्ष। त्रिभुज में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, A, B, C। तो जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट A के कितने निकल करके आए? 2, 3। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, और यही तीनों लिख देना, यही हमारे आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कितना आसान क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से पेपर में आ सकता है, इसके आने की संभावना है, क्योंकि ये ग्राफ भी बनवा रहा है। इसमें बहुत सारे काम तुम्हें सीखने को मिले। इक्वेशन सॉल्व करना तो तुम सीख ही रहे हो, पॉइंट भी सीख रहे हो, तुम ये भी सीख पा रहे हो कि इस तरीके से ट्राइंगल के वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल कैसे बन रहा है, सारी बातें। मतलब एक ही क्वेश्चन से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं? एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब हमें आज जो हम नया काम स्टार्ट करेंगे वो 3.3, और एक नए मेथड के साथ आज हमारी बात अभी शुरू होगी। इसको लिखना है क्या? लिख लो। अब जो है हम एक नए मेथड की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रतिस्थापन।
केमिस्ट्री में पहले चैप्टर में भी तुमने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, पढ़ी है नहीं पढ़ी है? केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पढ़ी? यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करता है और उसकी जगह आकर के खुद बैठ जाता है। पढ़ा नहीं पढ़ा है? तो आगे तुम्हारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी उसी को बोल देते हैं। अब सुनो, अब वो केमिस्ट्री नहीं चल रही है भाई, गणित चल रही है, गणित सुन लो। इसमें क्या चल रहा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास दो वेरिएबल होने वाले हैं, हमें एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी जगह पर जो वैल्यू आएगी वो दूसरी इक्वेशन में रखनी है और हमारा आंसर वहाँ से सॉल्व होकर के आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं इसका तुम्हें जनरल मेथड बताऊँ। a1x b1y प्लस c1, या c1 को उधर लिख लो माइनस का c1, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई। यहाँ से a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस का c2 इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गई। करना हम यहाँ क्या करना चाहते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, ध्यान से सुनना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से या तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा या y की वैल्यू, यानी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x बचे या y बचे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सबको उधर ले जाओ, चाहे वो गुणा में जाएं, भाग में जाएं, प्लस हो माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तुम्हें अगर x चाहिए तो इधर सिर्फ x रखो, बाकी सब उधर ले जाओ। अब जब तुम ऐसा कर दोगे तो ये तुम्हें चाहे थोड़ा समझ में कम आए तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे पता कितनी बनने वाली है? माइनस c1 माइनस b1y और अपॉन में हो जाएगा a1। ये x की वैल्यू निकल करके आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, और ये वैल्यू उठा करके मुझे कहाँ रख देनी है? इक्वेशन नंबर सेकेंड में। और जैसे ही मैं ये वाली वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखूंगा तो मेरे पास जो पूरी इक्वेशन बन जाएगी वो बाई में बनेगी, यानी माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1, और यहाँ से हमारे पास बचेगा b2y और इक्वल टू माइनस का c2। क्या इस वाली इक्वेशन में कहीं पर भी x है? नहीं है। अब ये पूरी इक्वेशन बाई में चेंज हो चुकी है। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमको क्या मिलेगा? बाई की वैल्यू, और ये वाली बाई की वैल्यू उठा करके कहाँ रख देनी है? यहाँ पर। तो मुझे क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू। और यही तो हमें फाइंड आउट करना है x। ये तुम्हें समझ में थोड़ा कम आया होगा क्योंकि ये जनरल फॉर्म में मैंने बात कर दी। अभी कोई इक्वेशन लेके बात करूंगा तो समझ में आएगा। मैं ये समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगी। पहली इक्वेशन में से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू को हमें दूसरी इक्वेशन में रखनी है। दूसरी इक्वेशन में से एक वेरिएबल पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हट जाएगा। दूसरी इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में बन जाएगी। उस इक्वेशन से जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन बनी है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू हम फिर यहाँ रखेंगे, हमारा आंसर आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसे बात समझ में थोड़ी कम आ रही है नहीं? सबकी शक्लों पे 12 बजे पड़े। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक्सरसाइज से ही बात शुरू करते हैं। याद रखना यहाँ एग्जाम्पल भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल भी घर पे अपने आप से सॉल्व करोगे, जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? नहीं ठीक है। एक्सरसाइज से हम बात करते हैं। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा ले लें बताओ तो? 0 पॉइंट वाला ले लें। पॉइंट देख के घबरा गए हैं। देखो भाई पॉइंट वाला ले लो, चलो इनकी इच्छा पूरी करो। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट ले ले रहे हैं हम, हाँ या ना? फर्स्ट का 4th पार्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। आपस में बातें नहीं करो यार। प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यही तो दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम अपनी बात शुरू करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है हमें? इक्वेशन नंबर 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 बचा हमारे पास। किसकी वैल्यू निकालें बताओ? बाई की निकालें, तो बाई की निकालो। अब तुम्हें बाई की वैल्यू निकालनी है तो सब उधर ले जाना पड़ेगा, यानी 0.3y को यहाँ रखो, इधर तुम्हारा 1.3 है ही है। ये वाली डिजिट यानी 0.2x जब उधर जाएगी तो माइनस की नहीं हो जानी है? हो जाएगी।
अभी क्या यहाँ पूरी तरह से बाई मिल गया? नहीं, अभी बाई के साथ ये भी तो आगे चिपका पड़ा है, इसको भी हटाओ। इसको कैसे हटाओगे? इधर तो ये 0.3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, हाँ या ना? 0.3 करेगा डिवाइड। क्या ये पूरी तरह से बाई की वैल्यू निकल गई? इक्वेशन नंबर 3 मान लूँ। बात क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे पहली इक्वेशन से जो मैंने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को कहाँ रखूंगा? दूसरी इक्वेशन में। मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, हाँ या ना? अब सेकंड इक्वेशन देखो मेरे पास क्या है, 0.4x प्लस 0.5 y है, और y की जगह तो ये इतना लिखना है, तो इसे लगाओ यहाँ ब्रैकेट, कितना है 1.3 माइनस 0.2x डिवाइडेड बाई 0.3 और इक्वल टू में 2.3। बात क्लियर हो गई? अब देखो क्या हो सकता है, 0.4x तो ऐसे रखो, ये अंदर मल्टीप्लाई ही तो करेगा, करवाओ इसकी मल्टीप्लाई, तो 0.5 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाना है, 13 पंजे 65, यानी कि 0.65 आ जाएगा। ये और ये आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10, और 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, यानी यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0.1x, ये बच जाएगा, अपॉन में है 0.3 और इक्वल में हो जाएगा 2.3। अब 0.3 इसके बटे में तो है, इसके बटे में नहीं है, तो यहाँ से एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 0.3 आएगा। और मैंने बताया था जिन संख्याओं के बटे में कुछ नहीं होता है उनका एलसीएम लेना और आसान होता है, तो ये वाला नंबर सीधे सीधे से मल्टीप्लाई करता है कि नहीं करता है? तो 0.3 जब सीधे सीधे से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 चौक 12, ये हो गया 12, एक पॉइंट ये तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा, और इसके आगे कुछ नहीं तो 0, और ये हो जाएगा x। बात क्लियर हो गई? और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास प्लस 0.65 माइनस यहाँ कितना जाएगा 0.10x, ये हो जाएगा, और इक्वल में हो जाएगा 2.3। ठीक, अब देखो क्या होने वाला है, 0.12x 0.10x, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, यहाँ माइनस कर लो अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो 0.10, 0 में से 2 में से 0 गया 2, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, और यहाँ बचेगा 0, यानी इसको और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.02x आ जाएगा। यहाँ हमारे पास बचेगा कितना 0.65, और ये नंबर इधर जाके करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो 23 ये है 3 ये है, 23 यहाँ 69 होता है, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, 23 यहाँ 69, यहाँ लिख दो 69, और 1.1 अंक के पहले 1.1 अंक के पहले, यानी ओवरऑल जो पॉइंट है वो 2 अंक के पहले लग जाएगा, 2 अंक के पहले लगेगा मतलब यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट लग गया। ये 65 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 0.69 में से 0.65 घटेगा तो कितना बचेगा 0.04 बचेगा, और यहाँ 0.02x, तो यहाँ ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब देखो जितने नंबर से पहले ऊपर पॉइंट है उतने ही नंबर से पहले नीचे पॉइंट है नहीं है, तो ये वाला पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 4, यहाँ बचेगा 2, तो 2 दूनी 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू मिल चुकी है। अब ये x की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 में रखो, या 2 में रखो, या 3 में रखो, तो सबसे बेहतर होता है कि x की वैल्यू 3 में रखी जाए। क्यों रखी जाए? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो तुम्हें पूरा क्या मिलने वाला है, y ही मिलेगा, झंझट नहीं करनी पड़ेगी, आसान पड़ जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ध्यान से देखना भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन से में 3 में, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 1.3, तो हमारे पास पहले से है 0.2, ये रहा, x की वैल्यू कितनी है 2, अपॉन में कितना हो जाएगा 0.3, तो y की वैल्यू 1.3, ये रहा, 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 आ जाएगा, अपॉन में 0.3, तो 1.3 में से 0.4 गया तो 0.9 बचेगा, तो 0.3 दशमलव से दशमलव हट जाएगा, मैंने बताया सेम नंबर से पहले, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, तो y की वैल्यू 3 3 जा 9, y की वैल्यू 3, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन लेंदी है, ये बात थोड़ी, मेथड समझ में आना चाहिए, मेथड समझ में आए और कैलकुलेशन तुम कर सको। बच्चे पॉइंट देख के घबरा जा रहे हैं यार, ये पॉइंट कैसे चलेगा, हमें उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट हो रूट हो अपॉन हो, हमें अपने काम से काम करना है। मैथ का रूल मत तोड़ो, पॉइंट को जोड़ना घटाना गुणा भाग करना आना चाहिए, बाकी जो मेथड है उसका काम करते हो। आंसर आया नहीं आया? क्या काम हमने किया, 2 इक्वेशन मिली हुई थी, पहली इक्वेशन को लेकर के एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, उस वैल्यू को उठा करके दूसरी इक्वेशन में रखा, दूसरी इक्वेशन किसी एक ही वेरिएबल में बन गई, और कौन से में बनी x में, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में रखा, और जैसे इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया मुझे क्या मिल गया, y की वैल्यू मिली। अगर मैं यहाँ से x निकाल लेता तो मुझे इक्वेशन y में मिलती, तो पहले y की वैल्यू मिलती, फिर यहाँ रखता, फिर x मिल जाती। यानी किसी भी तरीके से करो, रास्ते बदलने से मंजिलें नहीं बदला करती हैं। बात क्लियर है? नहीं, सवाल करने के तरीके बदलोगे आंसर थोड़ी बदल जाएगा। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन। अब देखो एक्सरसाइज 3.3 में इस तरीके से, यानी कि एक मिनट से नोट मत करना, पहले मेरी बात सुन लो। पहले क्वेश्चन में 6 भाग दिए हुए हैं, यानी 6 पार्ट हैं, एक पार्ट मैंने करा दिया, और इसका पार्ट नंबर 2 भी मैंने क्लास में कराया हुआ था, बाकी के पार्ट तुमने भी करे हुए हैं। तो ये पहले से 6 तक के क्वेश्चन क्या कैसे कर लोगे? फिर सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट दिए हुए हैं, एक मैंने करा दिया, 5 बचे, 5 घर से करके लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, करके लाओगे। बाकी के दूसरा तीसरा फिर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हम आगे करना स्टार्ट करेंगे। बात क्लियर है? जो बात समझ में नहीं आएगी कल तुम मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना, तब तक के लिए जो है कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।